नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की नई सरकार के पहले 2 दिन के कार्यकलापों की। कल ही उन्होंने शपथ ली, परसों उन्होंने शपथ ली और कल विधानसभा में शपथें हुई। और इसके साथ साथ उनके जो बड़े भाषण पुराने थे, उनका जो पहले से मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के अनुसार काम करना शुरू हुआ। और अभी उन्होंने हिंदू मंदिरों के लिए एक आदेश कर दिया। मैं समझता हूं कि क्या लंबे समय तक टिकने के मूड में आए हैं, क्योंकि तमिलनाडु की जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। एक तो इकोनॉमिक्स। तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स कोई आज से नहीं बिगड़ी हुई है। तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स तब बिगड़ गई थी जब द्रविड़ और अन्ना द्रमुक इनकी राजनीति शुरू हुई थी। इनकी होड़ में इन्होंने बांटना शुरू किया था, नौकरियां निकालनी शुरू की थी। वहां जो भी पैसा उधार लेके खर्च करना शुरू किया था, बांटना शुरू किया था, दूसरे शब्दों में कहें। हालांकि ये बात सिद्ध हो गई कि 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ाने के बावजूद स्टालिन अपनी सरकार बचा नहीं पाए। इसका मतलब ये हो गया कि आप जनता के ऊपर कुछ भी लुटा दीजिए, वो प्रसन्न होने वाली नहीं है। वो प्रसन्न तभी होगी जब उसका रोजगार सृजन करोगे, जब वो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खाएगा, जब वो अपना पसीना पोंछकर धन लेगा और उससे रोटी खाएगा, तभी खुश होगा। इसलिए रोजगार सृजन के लिए क्या कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आप किसी को नौकर मत बनाइए, सरकारी नौकर, प्राइवेट नौकर। आप रोजगार सृजन के लिए क्या कर रहे हैं, उसका स्वावलंबन मतलब उसके खुद के लिए क्या कर रहे हैं। ये एक तमिलनाडु की समस्या है, क्योंकि सरकारों के पास वो विजन नहीं था कि वो स्वावलंबन के लिए, स्वावलंबन पर काम कर सकते, या फिर यह कहा जाए कि वो वहां पर काम कर सकते जिससे कि रोजगार सृजन हो। इसलिए वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी तमिलनाडु की समस्या जो इन्हीं द्रमुक मूवमेंट ने खड़ी कर दी, वो समस्या है कि वहां ये तमिल बनाम अदर्स, यानी कि तमिल हिंदू नहीं है। और तमिलनाडु में हिंदू मंदिर क्यों हैं? तमिलनाडु अगर तमिल नहीं है, तमिल हिंदू नहीं है, और वो हिंदू नहीं है तो ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, तो फिर तमिलनाडु में मंदिर क्यों है? अब समस्या ये आती है कि तमिलनाडु की बड़ी आबादी हिंदी और भारत की दूसरी भाषाएं सीखना चाहती है। स्टालिन कह रहे थे कि भाषा ज़रूरी नहीं है, भाषा तमिल ही चलेगी। यहाँ तक कि तमिल की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, या तमिल का जो समकालीन है, जिसको संस्कृत कह रहे हैं, संस्कृत के वहाँ ग्रंथ नहीं चलेंगे, संस्कृत में साइटेशन नहीं चलेंगे, संस्कृत में जो हिम्स या जो श्लोक बोले जाते हैं या जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो नहीं चलेंगे, वो तमिल में चलेंगे। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी। तो दूसरी कंट्रोवर्सी जो तमिलनाडु की है वो है भाषा को लेकर, कि भाई भाषा क्या हो। तीसरी कंट्रोवर्सी है संप्रदाय को लेकर, कि तमिलनाडु का धर्म क्या, तमिलनाडु के लोगों का संप्रदाय क्या, और उस संप्रदाय में कैसे बैलेंस बिठाया जाए। तीसरा इशू तमिलनाडु का एजुकेशन को लेकर है, कि वहां एजुकेशन, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है वो तमिलनाडु स्वीकार करता है, नहीं करता है। ये 3-4 मेजर इशू तमिलनाडु के हैं। बॉर्डर स्टेट है, लेकिन तमिलनाडु में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि उसके 3 तरफ से समुद्र मिलता है। मंदिरों की श्रृंखला वहां पर है, जो पर्यटन को बढ़ावा देता ही है और पर्यटन को उठाकर तमिलनाडु के सेंट्रल पॉइंट पर बनाकर रख सकता है। इसके अतिरिक्त समुद्र होने की वजह से वहां से सारे विश्व के साथ कनेक्टिविटी बन सकती है। ये इतनी अपार संभावनाओं का तमिलनाडु, और उस तमिलनाडु का ये बुरा हाल, मैं समझता हूं कि जहां जहां जिन राज्यों का बुरा हाल था, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद वो राज्य बीमारू राज्य से अब ठीक राज्यों में आ गए। जैसे मैं कहूं, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कभी हुआ करता था, बिहार बीमारू राज्य हुआ करता था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तो उन्होंने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। आज वो बीमारू राज्य नहीं कहे जाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फॉर्मूला है, क्योंकि मोदी जी इकोनॉमिक फील्ड से आते हैं, या फिर कहो कि गुजरात से आते हैं। गुजरात का हर व्यक्ति इकोनॉमिकली सोचता है। अब ये जो फिल्म एक्टर आए हैं विजय, अब इनको लेकर बहुत सारी सवाल लोगों के मन में है। वो सवाल क्या क्या है? कहीं ये जेलेस्की तो नहीं बन जाएंगे?
क्योंकि जननायक मूवी में आए और जननायक मूवी में आकर उनका वो ऐसा रहा, और जननायक मूवी में आकर मतलब उन्होंने एक हीरो की वो की कि भाई ये थलापति हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, ये यंग मैन हैं, ये अग्रेसर हैं, ये। दूसरी बात ये आती है कि वो ईसाई हैं। तो ईसाई हैं, लेकिन वो फिल्मों में जो काम करते हैं मोस्टली वो हिंदी फिल्मों हिंदू दिखाए जाते हैं मंदिरों का और ये वो। तो उस आदमी को ये अंदाजा होगा, पारिवारिक बैकग्राउंड भी हिंदुओं से ही है, हालांकि पिता क्रिश्चियन है लेकिन हिंदू बैकग्राउंड पीछे से है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर थलपति विजय या फिर जिनको कहा जाए कि जोसेफ विजय की पॉलिसीज क्या हो। जोसेफ विजय ने एक बड़ा निर्णय लिया सरकार में बैठते, हालांकि उनके मैनिफेस्टो में था कि मंदिरों का धन केवल मंदिरों के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जो व्यवस्था है, सरकार जब बैठेगी या वो जब सरकार में आएंगे तो वो धन केवल और केवल उसके लिए इस्तेमाल, वो धन केवल और केवल मंदिरों के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगा, श्रद्धांजलियों के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात की घोषणा का मतलब ये होता है कि मंदिरों को और भव्य बनाया जाएगा, पूरे देश से चूंकि वहां धन जाता है, मंदिरों पर चढ़ावा होता है, और भव्य बनाया जाएगा, पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन पूरे देश का तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब जब पर्यटन वहां का बढ़ेगा तो मद्रास में या तमिलनाडु में एक नई समस्या लोगों ने खड़ी कर दी थी, और वो समस्या ये थी कि भाई हम तो तमिल बोलेंगे, यहाँ से जो कोई भी जाएगा नॉर्थ इंडिया से, संसार में, हम तो तमिल बोलेंगे, हिंदी नहीं आती, हिंदी आती होगी तो भी हिंदी में जवाब नहीं देंगे और उस पर डिस्प्यूट खड़ा करेंगे। लेकिन अभी जो भाषा का विवाद है वो तमिलनाडु के मोस्टली जो अपने आप को अभी भी हिंदू कहते हैं, मतलब 60% आबादी 70% आबादी अभी अपने आप को हिंदू कहती है, वो हिंदी सीखना चाहती है और हिंदी उसको सेकंड थर्ड लैंग्वेज की तरह वो हिंदी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मंदिरों के विषय में ट्रेलर देखने की अगर आवश्यकता पड़े तो मंदिरों के बगल में स्टालिन सरकार ने क्या किया था कि मंदिरों से 50 मीटर 60 मीटर और मंदिर के बगल में ही तमाम तरह के सरकारी ठेके खोल दिए थे, शराब के ठेके, यानी कि मंदिर के बगल में शराब बेची जा सकती है, आप आइए शराब पीजिए और मंदिर में मर्जी हो वो करिए। उसके पीछे का उद्देश्य स्टालिन का ईसाईवाद का था, क्योंकि वो हिंदुओं को उनके बेटे का उदयनिधि का स्टेटमेंट आया था कि वो हिंदू सनातन धर्म का मतलब है डेंगी, सनातन धर्म का मतलब है कि सड़ा हुआ, सनातन धर्म का मतलब है एड्स, HIV, ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो ये बताता है कि उस घर में जिसका बेटा ये बोल रहा हो, उस घर में क्या चल रहा हो। अच्छा, अगर उस घर में नहीं चल रहा, चलो बेटे ने ऐसा बोल दिया तो बाप को पीछे से जाकर उसको बैलेंस करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था भाई ये इन्होंने गलत बोल दिया, इसको हम हिंदू, हमारे पूर्वज हिंदी हैं, और उनके पिता का नाम तो करुणानिधि तो रामायण से शब्द इस्तेमाल किया गया, रामायण में करुणानिधि भगवान के भक्तों, भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उनका नाम, उनके पिता का नाम तो भगवान के नाम पर था इसलिए। लेकिन वो नए नए ईसाई बने हैं, थलपति विजय ईसाई बने हैं, कई पीढ़ी 2-3 पीढ़ियां हो गई, लेकिन इनकी चूंकि पहली पीढ़ी है स्टालिन की, दूसरी पीढ़ी उदयनिधि की है, इसलिए नया ईसाई, जैसे कहते हैं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाएगा, नया ईसाई सनातन से ज्यादा घृणा करेगा। उसके लिए सेमिनार करना, उसके लिए उन्होंने तमिलनाडु में क्या नहीं किया, मतलब सब कुछ किया, सेमिनार किया, भाषण करवाए, किताबें लिखवाई, तमाम नया लिटरेचर लिखवाया, और कुल मिलाकर हिंदू कैसे वहां से संस्कृति खत्म हो, मंदिर खत्म हो, इसलिए मंदिर के अगल बगल शराब के ठेके खुलवा दिए गए। थलपति विजय का जो पहले आदेशों में आया, वो पहले आदेश मैंने, मतलब आप समझ लीजिए कि पहले तो उन्होंने कहा कि वे 200 यूनिट फ्री, ठीक है, देश भर में ये सब चल ही रहा है। दूसरा उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बस फ्री, समझ में आता है। अभी उन्होंने ये कहा, आदेश किया बाकायदा कि देखिए शराब का ठेका 500 मीटर मंदिर, स्कूल या धार्मिक स्थल, मंदिर शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल है, हो सकता है मस्जिद हो सकता है मंदिर हो सकता है कि वो चर्च हो सकता कुछ और हो। उन्होंने कहा कि आदेश किया कि उससे आधा किलोमीटर दूर मिनिमम 50 मीटर की डिस्टेंस तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अब वो अर्बन और रूरल एरिया को लगाकर अलग अलग कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन 500 मीटर
जहाँ ये इस तरह का स्थान है वहाँ से 500 मीटर और मिनिमम 50 मीटर, डिपेंड करेगा कि वो अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है कि कम्युनिटी वहाँ पर कितनी है कि कम्युनिटी कैसी है, ये सब पर डिपेंड करते हुए ये आदेश हो गया। स्कूल उसमें कवर किए गए हैं कि स्कूलों से भी कम 500 मीटर की दूरी पर इस तरह का वो होना चाहिए। हालांकि तमिलनाडु में जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार पहले से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उदयनिधि का स्टेटमेंट हमने सुना, स्टालिन क्या चाहते थे, इसलिए मंदिर और स्कूल, उनको स्कूलों से भी बड़ी घृणा थी, इसलिए स्कूल में सब कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसा कहते हैं ऐसी लगभग 750 दुकानें, 717 शॉप्स बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं कि भाई ये दुकानें जो हैं वो यहां पर अब नहीं चलेंगी और ये दुकानें अब बंद करनी पड़ेंगी, ऐसा आदेश हुआ है। हालांकि इनमें से 276 शॉप्स का अलग स्टेटस है, 186 शॉप्स का अलग है, 255 शॉप, मतलब कुछ मंदिर के पास हैं, कुछ स्कूल के पास हैं, ऐसे स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया कि भाई ये दुकानें बंद कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल पहले से प्राविधान है, लेकिन सरकारें इसीलिए कहते हैं कि संविधान है तो देश तो चलेगा, बिना रूलर के भी चलेगा, लेकिन रूलर ड्राइवर की तरह चूंकि राज्य में बैठता है, इसलिए ड्राइवर किधर लेकर जाएगा ये बड़ा सवाल है कि ड्राइवर उसको किधर लेकर जाएगा। अब ड्राइवर को अगर लेकर जाना हो तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है महाराष्ट्र का, उसको समझ लीजिए तो सब समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे नाम का, या स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस SN बलसारा नाम का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक यक्ष प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट केंद्र के पास है और लिक्वर की पॉलिसी राज्य के पास होती है। लिक्वर की दुकानें कहाँ होंगी, कैसी होंगी, ये सब राज्य तय करता है, ये सेंट्रल का इश्यू नहीं है। लेकिन इंपोर्ट अगर होगा, एक्सपोर्ट होगा लिक्वर का यानी कि शराब का, तो फिर वो केंद्र सरकार डील करेगी। केंद्र सरकार ने किसी को लाइसेंस दे दिया, अब वो लिक्वर लेकर आ रहा है, लिक्वर लेकर आया, मुंबई के पोर्ट पर उतरा, मुंबई के पोर्ट से वो अपलोड किया गया और अपलोड करके ट्रकों के माध्यम से वो महाराष्ट्र के अंदर से निकल रहा था। तब उस समय स्टेट ऑफ बॉम्बे उसको कहा करते थे। महाराष्ट्र के अंदर से जब वो ट्रक निकल रहे थे तो महाराष्ट्र के एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा महाराष्ट्र में शराब लाना, ले जाना, पीना और बेचना सब कुछ बैन है, इसलिए आप शराब नहीं ले जा सकते। अब चूंकि केंद्र का वो था और पोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही भाई, सीधा तो दिल्ली नहीं पहुंच जाएगा। मुंबई के पोर्ट या किसी भी पोर्ट पर जो बॉर्डर राज्य होगा उस पर पोर्ट पर माल उतरेगा और उतर कर राज्य के माध्यम से जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला ये आया कि केंद्र के इस राइट में क्या राज्य सरकार लिक्वर को जब्त कर सकती है, अपने राज्य से निकलने के लिए मना कर सकती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डॉक्ट्रिन उसमें दी थी, पिथ्स एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंस उसको कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंस का मतलब ये होता है सार एवं तत्व का सिद्धांत। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार तत्व ये है कि लिक्वर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। सार तत्व ये है कि शराब लाना, शराब बेचना, शराब को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भले ही केंद्रीय सूची में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, राज्य की सूची में उसको सेल करना और उसकी दुकान को मैनेज करने की बात कही गई हो, लेकिन यहां पर पिथ्स एंड सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, क्या शराब पर राइट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिथ्स एंड सब्सटेंस ये कह रहा है कि कोई राज्य अगर उसको बैन लगाए है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो सार तत्व यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य में से कौन संविधान का काम कर रहा है, कौन संविधान के सार तत्व के अनुसार काम कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य संविधान के सार तत्व के अनुसार काम कर रहा है, इसलिए राज्य का कानून केंद्र के ऊपर प्रिवेल कर सकता है। इस डॉक्ट्रिन को पिथ्स एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन कहा गया और मैं समझता हूं कि वो आज तक पिथ्स एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन भारत में लागू है। ये FN बलसारा का जजमेंट था। अब इस मामले में हमारे पास आर्टिकल 47 ऑलरेडी है। आर्टिकल 47 में ये कहा गया है कि भाई जो केंद्र सरकार है वो मादक पदार्थों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि देश में मादक पदार्थ बंद हो जाएं या डिस्टिलरीज बंद हो जाएं या फिर उनको बढ़ावा ना मिले। हमारे लोगों को जो पॉलिसी सरकार बनाएगी और पॉलिसी बनाकर ये करेगी कि भाई देश में मादक पदार्थों को बढ़ावा ना मिले, शराब को कहीं वो हो। तो आर्टिकल 47 को ध्यान में रखते हुए FN बलसारा में उन्होंने ये जजमेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि प्रोटेक्शन
ये जो इनका मामला है, इन्होंने जो मंदिरों की बात करी कि भाई हम मंदिरों के पास में ये शराब की दुकानें नहीं होनी, उनका जैसे मैंने कहा उनका मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि भाई हम ये मंदिरों का पैसा दुरुपयोग नहीं करें। लेकिन जोसेफ विजय ने एक और काम किया था, उसके साथ वो मुरुगन मंदिर भी गए थे। जोसेफ विजय तिरुचूर के मुरुगन मंदिर में गए थे, और मुरुगन मंदिर का विवाद हम सब जानते हैं कि एक दूसरे मुरुगन मंदिर का विवाद कितना बड़ा हो गया था, जिसमें कि मंदिर में वो ऊपर एक मजार बनी हुई थी, मजार नाम मंदिर, और उसमें ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन को फिर स्टालिन सरकार ने टारगेट कर लिया था। स्वामीनाथन साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो गया था, राज्य सरकार पर कंटेम्प्ट का मामला लगा था क्योंकि मंदिर में दीप नहीं जलाने दे रहे थे, दीप नहीं जलाने दे रहे थे। वो भी मुरुगन मंदिर, मुरुगन के 6 मंदिर हैं, भगवान मुरुगन के 6 मंदिर हैं, तो उन 6 मंदिरों का मामला है। अब भगवान मुरुगन का ये जो प्रभाव है, जहां मतलब ऐसा कहते हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भक्त भगवान मुरुगन के ही पाए जाते हैं, तो ये त्रिशूर के मंदिर में जब गए और मंदिर में जाकर उन्होंने मत्था टेका, तो हिंदुओं को संदेश दिया कि देखो, मंदिर को भी मैं मानता हूं, मैं सेकुलर टाइप को हूं, मैं ईसाई हूं जरूर, लेकिन ईसाइयत के आधार पर हमको वोट मत करिए, आप हमको वोट इस आधार पर करिए। हालांकि वो बाद में साईं बाबा के मंदिर भी गए, साईं बाबा के मंदिर का मतलब तो मुसलमान हिंदू सभी जाते हैं, तो वो उन्होंने ये पहले संदेश दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्य सरकार में लहर बनी हुई थी और जो स्टालिन सरकार के खिलाफ हिंदू विरोधी छवि बनी हुई थी, उसका सारा लाभ अगर किसी को मिला तो वो विजय को मिल गया, क्योंकि विजय ने वो सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हमें लगता है कि कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला होगा, कोई पीछे से नरेट करने वाला होगा, कोई उसमें सिस्टम बनाने वाला होगा, लेकिन अनुभव कितना उनको है ये तो पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के उद्देश्य से वो एक ऐसा सेकुलर टाइप का, जो कि सबसे ज्यादा लाभ हिंदू मंदिरों को देगा, ऐसा एक आदेश किया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने संजीदा हैं इन मामलों में। और मैं समझता हूं कि अच्छी शुरुआत है। भविष्य तो जैसे मैंने कहा 3-4 बड़ी समस्या हैं, इकोनॉमी वहाँ की बड़ी समस्या है, लैंग्वेज वहाँ की समस्या है, तमिल बनाम हिंदू वहाँ की समस्या है, तो मंदिर बनाम ये चर्च वहाँ की समस्या, इनको एड्रेस करना शुरू कर दिया है। मैं लगातार आपको अपडेट दूंगा कि आखिर कानूनन ये जो सी जोसेफ विजय हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की शुरुआत केजरीवाल ने भी की थी, पर केजरीवाल बाद में राष्ट्रीय पार्टी बनने के चक्कर में या फिर प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में भ्रष्टता के दलदल में घुस गए और फिर वो बाहर वहां से नहीं निकल पाए। अब वो कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जी मिले हुए हैं उनके खिलाफ, और अब वो बहुत बुरे फंसा दिए गए हैं। ये सब साजिश, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का हर एक व्यक्ति उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये जो जोसेफ विजय हैं वो क्या करेंगे भविष्य में, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हम अभी मान कर चलें कि कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको मैंडेट वहाँ की जनता ने दिया है, 70% हिंदुओं ने मैंडेट दिया है, तो फिर कुछ रास्ता वहाँ नया निकल सकता है और कुछ नए तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है, और उसके लिए उनको साधुवाद शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम लोग फिर से इस विषय पर एक बार चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।